बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम लाइफ इन यूरोप। जी व्यूवर्स, मैं आज आप लोग के साथ जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है कि बच्चे क्यों रोते हैं। बच्चों से मेरा मतलब है कि न्यू बॉर्न क्यों रोते हैं। न्यू बॉर्न यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेकर 2-2.5 महीने तक बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है तो वो रोते हैं। तो रोने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। अदरवाइज़ जो ये छोटे बच्चे होते हैं ये ज़्यादातर लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, फीड करते हैं, फिर सो जाते हैं। लेकिन अगर ये बच्चा रो रहा है, इतना छोटा बच्चा, तो वो क्यों रो रहा है? ये इसके पीछे असल में होती है कुछ रीज़न्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। 9 से 10 रीज़न्स हैं और मैं आपको उन रीज़न्स या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी बताऊँगी किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये स्पेशली उन मदर्स के लिए है जो कम उम्र में शादी हो जाती है जिनकी, या जिनके पास जो है ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई फ़ीमेल अवेलेबल हो, मौजूद हो। जस्ट लाइक कि अगर कोई फ़ीमेल गई है ऐसी जगह पर शादी होकर जिसमें उनकी सास जो हैं वो असल में वो ज़िंदा नहीं है, या अगर हैं भी तो बीमार हैं, वो उनकी हेल्प नहीं कर सकती हैं, या कोई नंद नहीं है साथ में, या अगर बहन भी है तो वो दूर रहती हैं इतना कि वो हेल्प करने के लिए नहीं आ सकती हैं। या उन फीमेल्स के लिए जो शादी होकर कम उम्र में बाहर आ जाती हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या अगर ज़्यादा एज भी है और शादी होकर आई हैं कहीं पे भी, तो नॉर्मली ये होता है जब तक हम एक्सपीरियंस हासिल नहीं करते हैं किसी चीज़ का तो हमें नहीं पता चलता है कि ये चीज़ होनी कैसे है। तो बच्चों के लिए भी मेरी ख़ुद की जो थिंकिंग है या ख़ुद जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है दोनों बच्चों के साथ, तो मुझे यही कुछ बातें पता चली कि बच्चा अगर रो रहा होता है तो वो क्यों रो रहा होता है। क्योंकि हर वक्त भी मेरे साथ मदर या मेरी मदर इन लॉ साथ नहीं होती हैं। ना ही मैं उन्हें हर वक्त कॉल करके पूछ सकती हूँ कि मेरी बच्ची आधी रात को रो रही है तो क्यों रो रही है, या सुबह सुबह रो रही है तो क्यों रो रही है। तो हमें ये सब चीज़ें खुद जज करनी होती हैं कि बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है। उसकी उस रीज़न को पता करते हैं, उसका वो मसला हल करते हैं। तो ये सब हमें अपने ओन ही करना होता है। तो आज मैं आपसे यही सारी रीज़न्स शेयर करने जा रही हूँ। जी व्यूवर्स, सबसे 1 नंबर पे जो रीज़न होती है बच्चे के रोने की वो उसकी हंगर होती है। जी, हंगर का मसला तो ऐसा है कि हमें ईज़िली समझ आ जाता है। लाइक कि बच्चा अगर रो रहा है, वो उसको हंगर है, और हम टाइम चेक करते हैं क्योंकि 2 से ढाई महीने तक हमें टाइम के हिसाब से बच्चे को फ़ीड कराना होता है। पाकिस्तान, इंडिया में तो नॉर्मली बच्चे मदर मिल्क पे ही होते हैं। यहाँ का ये रूल है कि अगर आप कुछ महीने तक मदर मिल्क दे रही हो और अगर नहीं भी देना चाह रही हो तो वो फार्मूला मिल्क चल जाता है। बट जो मदर मिल्क होता है उस पे भी हमें टाइम बांधना होता है और फार्मूला मिल्क पे तो टाइम ही बांधना होता है। तो टाइमिंग के हिसाब से आपको पता होगा कि आपने कब जो है दूध फीड कराया था बच्चे को, यानी कि दूध पिलाया था, फीड कराया था। क्योंकि अगर आपको टाइम पता है, यानी कि भूख का ताल्लुक टाइम से ही होता है इस दौरान बच्चे का। अगर आपको याद है कि आपने 2.5 या 3 घंटे पहले उसको फ़ीड करा दिया था और अभी बच्चा रो रहा है तो उसको यकीनन भूख लगी है, इसीलिए रो रहा है। एक तो रोना उसका होता है बच्चे का कि वो खाली रोता रहता है। दूसरा ये होता है कि अगर उसको भूख लगे तो रोते-रोते वो अपने मुँह में इस तरीके से हाथ लेता है। जी, जब बच्चा अपने मुँह में इस तरीके से रोते-रोते हाथ ले रहा है या उसको रोना आ रहा है सिर्फ़, तो समझ लें उसको भूख लग रही है और आपको टाइम का भी पता है कि हाँ, हमने 2.5 या 3 घंटे पहले फ़ीड कराया था। तो उसके रोने की यही रीज़न है कि उसको लग रही है भूख। तो आप उसको फ़ीड कराइए, मदर मिल्क हो या फार्मूला मिल्क हो तो उसको फ़ीड करा दें ताकि बच्चे की भूख जो है वो रीज़न एक सॉल्व हो जाए और बच्चा फिर से ख़ामोश हो जाए। तो नंबर 1 हमारी रीज़न थी हंगर बच्चे की, यानी कि बच्चे की भूख। जी व्यूवर्स, नंबर 2 जो हमारे पास रीज़न होती है वो होती है बर्प का प्रॉब्लम। बर्प मतलब डकार लेना। वैसे तो मदर मिल्क पे लोग यही कहते हैं कि बर्प की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके पिलाने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो आयरा को नीड होती है बर्प की। अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पे स्पेशली तो उसे तो ज़रूर जो है बर्प दिलानी पड़ती है। बर्प जो है उसके लिए हमें जो करने पड़ती है टिप्स वो ये होती हैं कि हम बच्चे को पहले जो है इस तरीके से उसका स्टमक मसाज करते हैं हल्का सा। और जो मोस्ट कॉमन वे है वो ये है कि बच्चे को कंधे पर इस तरह से लेते हैं और पीछे से पीठ थपथपाते हैं। जी,
इस तरीके से नॉर्मली बच्चे बर्फ़ ले लेते हैं, लेकिन आपका बच्चा इस तरह से बर्फ़ नहीं ले रहा है तो उसको थोड़ी देर लिटा दें। लिटाने के बाद ये करें कि उसका हल्का सा स्टमक मसाज करते रहें और उसके बाद उसको जो है फिर से कंधे पे लगाएं और फिर इसको थपथपाएं। अगर तब भी बर्फ़ नहीं ले रहा तो बच्चे को थोड़ी देर इस तरीके से हल्का सा उसका सर उठा के लिटा दें। इस तरह बैक पर थपथपाते रहें। हो सकता है इतनी देर में बच्चा बर्फ़ ले ले, यानी कि हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। अगर तब भी बर्फ़ नहीं ले रहा है बच्चा तो हम क्या करते हैं, आयरा को इस तरीके से लेके बैठ जाते हैं, हल्का सा पेट पे रखते हैं हाथ को, हल्का सा पीठ पे, चंद सेकंड के लिए इस तरह से लेके बैठते तो आयरा नॉर्मली ले लेती है बर्फ़। अगर तब भी बच्चा आपका बर्फ़ नहीं लेता है तो उसको सिर्फ लिटा के रखिए। पोजीशन चेंज करने से ये होता है कि गैस जो होती है, जो ऊपर नीचे हो रही होती है, वो एक तरफ चली जाती है, यानी कि ऊपर की साइड निकल जाती है। लेकिन 10-15 मिनट के अंदर अगर बच्चे ने बर्फ़ नहीं लिए तो उसको फिर बर्फ़ ना दिलाएं। नॉर्मली हर कोई यही कहता है कि मदर मिल्क में बर्फ़ की नीड नहीं होती है, बच्चे गैस लेके नहीं जाते पेट में, फार्मूला मिल्क में ही बर्फ़ दिलानी होती है। लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि आयरा को मुझे बर्फ़ दिलानी पड़ती है। आयरा थोड़ी मुश्किल से कभी बर्फ़ लेती है, कभी यही होता है कि बस कंधा लगाया और बर्फ़ ले ली। और अमरा के लिए भी यही था, उसको बर्फ़ दिलाना काफ़ी मुश्किल होता था। मैं इस तरीके से अपने कंधे पे लेके बैठती, पीछे से पीठ भी थपथपाती और इस तरीके से हल्का हल्का सा हिलती रहती ताकि बच्चा जो है ईज़िली बर्फ़ ले ले। तो ख़ास तौर पे जब बच्चा सो रहा हो उस वक्त काफ़ी मुश्किल होता है बर्फ़ दिलाना। और जितने भी बच्चे ने कपड़े वगैरह पहने हुए हैं उसको थोड़ा रिलीज़ करें ताकि उसकी बॉडी थोड़ी रिलीज़ हो। बॉडी रिलीज़ होने से भी बर्फ़ अगर आप इसको किसी पोजीशन में दिला रहे हैं तो इजीली बच्चा बर्फ़ ले लेता है। तो ये थी सेकंड रीज़न हमारी कि बच्चे का बर्फ़ लेना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कितना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली मदर मिल्क में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप एक कोशिश कीजिए, अगर मदर मिल्क में नीड है तो उसको बर्फ़ दिलाइए, अगर नहीं ले रहा है तो फिर रहने दें। अच्छा जी, यहाँ मैं थर्ड रीज़न आपके साथ शेयर करूँगी, वो है सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला इशू जो हर बच्चा तंग करता है, वो होता है गैस का इशू। जी, ये हर बच्चा, हर मदर को ज़रूर तंग करता है इस गैस के इशू की वजह से। कितनी भी आप केयर कर लें, बच्चे गैस की वजह से बहुत तंग करते हैं। नॉर्मली मुझे जो आपको बताना था ये सब कुछ, ये अपनी बेटी पर बताना था, बट मेरी बेटी अब न्यू बॉर्न नहीं रही है क्योंकि वो 5.5 महीने की हो गई है और माशाल्लाह से रोलिंग करती हैं, यानी कि उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। और वो इतना तंग करती हैं कि अगर मैं उसके ऊपर समझाने भी बैठती तो उसका खुद का शोर इतना हो जाता कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता और वो मुझे समझाने नहीं देती। तो इसलिए मेरी बेटी न्यू बॉर्न से थोड़ा आगे निकल गई हैं। बट मैं जो हूँ आपको इसी डॉल पे बता रही हूँ कि बच्चों के गैस का प्रॉब्लम आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं जो चीज़ें अपनी बेटी पे समझा सकती हूँ वो उसके ऊपर भी समझा दूँगी। तो गैस का इशू जो है ये ऐसा इशू है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो वो यही होगा कि मैंने बहुत केयर की थी। मैंने बहुत केयर की थी अपने खाने पीने की कि मैं बिल्कुल मिर्च मसालों से दूर हो गई थी। सिर्फ बेकरी आइटम थे ऐसे जो मैं खाती थी, शायद उस वजह से आयरा को गैस हो जाती थी। तो मेरी बेटी को भी इतनी केयर करने के बाद भी गैस का प्रॉब्लम रहा है 2.5 महीने तक। और मैं भी जो है उस वजह से काफ़ी परेशान हुई हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो एक मसला होता है बच्चों के साथ, इश्यू होता है, वो यही होता है कि बच्चों को गैस हो जाती है। और ये हर बच्चे के साथ होता है क्योंकि मैंने अपनी मदर से, मदर इन लॉ से, डॉक्टर से, सबसे पता किया है। सब कहते हैं ये कॉमन है, ये बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है कि बच्चों को जो है 2.5 महीने तक गैस का इशू रहता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, नंबर 1 इज़ कहते हैं कि टमी मसाज कीजिए उसका। और नंबर 2 पे वो कहते हैं कि बच्चे की एक्सरसाइज कराएं। जी, यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज का बताना है तो मैं आपको अपनी बेटी पर सिखाऊंगी किस तरह की एक्सरसाइज नॉर्मली जो मैं खुद कराती हूँ वो एक्सरसाइज। जी व्यूवर्स, ये है आयरा और मैं इसके ऊपर बताऊंगी कि गैस रिलीज़ करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। पहले तो टमी पर इस तरह से मसाज करते हैं और उसके बाद मैं इस तरीके से प्रेशर नहीं लगा रही हूँ और पेट को दबाती हूँ। उसके अलावा आप इस तरीके से साइकिल भी चला सकते हैं, इससे भी इजीली गैस निकल जाती है। नेक्स्ट ये कि आप हल्का सा बच्चे को
इस तरीके से उठाएंगे हाथ पकड़ के तो भी गैस निकल जाती है। आयरा को अक्सर मैं इस तरीके से उल्टा लिटा देती थी और ये अपने पाँव मूव करती थी यूं यूं करके खुद ही, तो इस तरह से भी इसकी गैस निकल जाती थी। इसके अलावा मैं अपने जो है इस तरह से पाँव के ऊपर पाँव पर यूं लिटाती थी और इसको झूला देती थी इस तरह से, तो भी गैस इजीली निकल जाती थी। और जो मैंने अभी आपको सब बताया, उसके अलावा मैं ये भी करती थी कि आयरा को, क्योंकि अब ये बड़ी हो गई तो जब छोटी थी तो मैं इस तरीके से इनको हल्का हल्का उछालती थी, जिससे ये खुश भी होती थी जैसे कि अभी हो रही हैं, और गैस भी इस तरह से रिलीज़ हो जाती थी हल्की फुल्की। तो ये हैं गैस को रिलीज़ करने के तरीके। अच्छा जी, इसके अलावा गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हींग का मसाज भी किया जाता है, यानी कि हींग का अगर आप पेट पे मसाज कर दें तो उससे भी गैस इजीली रिलीज़ हो जाती है। और न्यूली मदर्स को स्पेशली कहा जाता है कि ये होती है अजवाइन। ये देखिए, कहा जाता है कि अजवाइन का पानी पिए। अजवाइन का पानी मतलब कि अजवाइन को पानी में डाल के पकाते हैं और वो पानी ठंडा करने के बाद जो है मदर को कहा जाता है वो पानी पिएं। उससे भी काफ़ी हद तक गैस का मसला हल हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थी गैस के मसले के लिए जो मदर को स्पेशली अप्लाई करनी पड़ती है अपने न्यू बॉर्न पर, ताकि उनका बच्चा जो है उसकी गैस इजीली रिलीज़ हो और काफ़ी हद तक ये मसला हल हो। जैसा कि मैंने बताया आपको कि तकरीबन सब बच्चों का ही ये मसला होता है, गैस का मसला न्यू बॉर्न के लिए।